सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। अपनी 2020 विशेष श्रृंखला चल रही है। इंडिया ज्योग्राफी के 20 प्रश्न अपन लोग इसमें करते हैं। ये प्रश्न रीट के लिए, पटवार के लिए, साथ साथ के अंदर एनटीपीसी है, वनपाल है, वन रक्षक है, अदर जो भी आपका एग्जाम है जहां इंडिया ज्योग्राफी का पार्ट आएगा वहां सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की क्लास में अपन लोग स्पेशल पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित टॉप के जो 20 क्वेश्चन है वो बने रहिए। क्लास को शेयर कर दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। यानी वो मांझी वाला कथन याद रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमें तोड़ना है उस मिथक को, उस हर एक बात को जो कहती है हमें कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हमें करके दिखाना है। तो करिए, चलिए करते हैं आज की क्लास को अपन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्या कह रहा है भाई साहब कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, अब 2019 में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, इसका मतलब ये है। तो वन स्थिति रिपोर्ट ये कब से जारी की जा रही है मित्रों? ध्यान देंगे, ये 1987 से जारी की जा रही। कितने वर्षों के अंतराल पे जारी की जाती है? तो भाई साहब 2 वर्षों से जारी की जाती है। अब कब जारी की गई? 2019 में। ये कौन से नंबर की रिपोर्ट रही? ये 16वीं रिपोर्ट रही। कौन सी रिपोर्ट रही? 16वीं। याद रखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान के द्वारा जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है और ये जो 16वें क्रम की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर वनस्पति का विस्तार है। ये कह रहा है कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब इस भारत के कुल क्षेत्रफल में वनस्पति का विस्तार कितने प्रतिशत पर है? अपडेट डाटा बताना है 2019 के अनुसार। फटाफट से बताइए, देखें कि 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनस्पति का विस्तार है, ये आपको बताना है। 2017 में अलग था, 2017 में 24 पॉइंट में 16 था, और ये मैं बता दूं आपको इस बार जो रहा वो 24 पॉइंट में 56%। यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इसके अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वनस्पति? तो आप कहेंगे 24.56। ये रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? 1987 से। कितने वर्षों के अंतराल से? 2 वर्षों के अंतराल से। कितने क्षेत्रफल में? भारत में 32,87,263 है, और इसमें से 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पे क्या है? वनस्पति है। यानी वनस्पति कितने क्षेत्रफल पे है? तो आपका उत्तर आएगा गुरुजी, वनस्पति जो है वो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पे क्या है भाई साहब? वनस्पति। और ये कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे 24.56%। कितना है भाई साहब? 24.56% है। अब जरा गौर करेंगे फिर से मेरी बात पे आप। इसमें 2 चीजें आती हैं। क्या आती हैं? 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है वनावरण। क्या आता है? वनावरण। ये तो है वन, यानी भारत में टोटल वनावरण कितना है? तो 21.67। और टोटल वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण की बात की जाएगा तो आएगा 2.89, और वनावरण की बात की जाए तो आएगा 21.67। इन दोनों को जब अपन मिला देंगे, 9 7 16 हासिल की 1, 8 6 14 1 15, और 21 2 23 1 24। इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल आ जाएगा। और अलग अलग पूछा जाता है, वनावरण कितना है? 21.67, और वृक्षावरण कितना है? तो 2.86। 2 पॉइंट में कितना? 86। चलें अपन दूसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न किस किस का सही हुआ है फटाफट से आप मुझे बता सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड। अब देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है, यानी ये कह रहा है कि भारत में, ये क्या कह रहा है कि भारत में, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि भारत में कितने क्षेत्रफल पे वन है? भारत में कितने क्षेत्रफल पे वन है भाई साहब? तो आप कहेंगे 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पे वन है। अब इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से स्टेट में है? ये कह रहा है
कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, बताओ। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कौन से राज्य में है, तो आपका उत्तर आएगा सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है वो कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहां है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में कहां पे, अरुणाचल। अरुणाचल के बाद में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा। यानी ये जो क्रम है, ये कैसा क्रम यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये अवरोही क्रम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहां है, तो आपका उत्तर आएगा सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़। अब पिछली जो वनगणना थी उसमें महाराष्ट्र 4 नंबर पे आता था, लेकिन अब कौन है 4 नंबर पे, उड़ीसा। लगभग 3 ही पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले, सर्वाधिक वन आवरण वाले जो हैं उनमें याद रखिएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। एरिया सबसे ज्यादा कहां है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे कम कहां पे, तो याद रखेंगे हरियाणा, पंजाब, गोवा, यहां सबसे कम है। हरियाणा, पंजाब, गोवा में कम और यहां पे ज्यादा। अब देखिएगा प्रश्न दूसरा बनेगा कि एरिया तो यहां पे, जैसे मैं दो बात करता हूं, ये ए है और ये बी है, इसके पास टोटल एरिया है 10 वर्ग किलोमीटर और इसके पास टोटल एरिया है 5 वर्ग किलोमीटर। यहां जो वनस्पति है वो है 6 वर्ग किलोमीटर, यहां वनस्पति है 4 वर्ग किलोमीटर। अब आप दिमाग लगा के मुझे एक बात बता दें, और वो आपको ये बतानी है कि एरिया कहां पे ज्यादा है, तो आप कहेंगे ए के पास ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं प्रतिशत कहां ज्यादा है, वनस्पति का प्रतिशत, तो प्रतिशत किसके पास ज्यादा होगा, बी के पास। क्योंकि बी के पास टोटल एरिया 5 है, 5 में से 4 पे क्या है, वनस्पति, यानी 80% एरिया पे वनस्पति है। जबकि ए के पास 10 में से कितने पे है, 6 पे है, यानी 60% पे। अब क्षेत्रफल देखा जाए दोनों में ज्यादा तो ए के पास है, लेकिन प्रतिशत देखा जाए तो कहां, बी के पास है। और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है और इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। उससे पहले सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले में मध्य प्रदेश याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश के बाद में दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। ये 5 टॉप क्या हैं, राज्य हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलेंगे अपन, ठीक है। अब सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, आगे बात, यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से राज्य में, कौन से राज्य की भूमि ऐसी है जो सबसे ज्यादा वन प्रतिशत रखती है। तो साथियों गौर करेंगे, ऐसा राज्य कौन सा है, मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। यानी मिजोरम में 90% के लगभग वो क्या है, वनस्पति है। यानी ऐसा राज्य जिसके अधिकांश भूमि, प्रश्न क्या बनाना है, ऐसा राज्य जिसकी अधिकांश भूमि है, ये क्या है, अधिकांश भूमि ये वन से घिरी हुई है, ये वनस्पति से घिरी हुई है। तो आपका उत्तर आएगा जी मिजोरम ऐसी भूमि है, ऐसा राज्य जिसके अधिकांश भूमि वनस्पति से घिरी हुई है। और ये जो क्रम देख रहे हैं आप, ये जो क्रम देख रहे हैं, मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम के अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, यानी क्रम से ही मैंने यहाँ पे व्यवस्थित किए हैं, ठीक है। तो देखिएगा मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में सबसे पहले याद रखेंगे मिजोरम। पहले इसमें 90% के लगभग था और अब इसमें कितना है, अब इसके अंदर 85.41% वनावरण है अब, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब ये कुछ एक और तथ्य देख सकते हैं आप, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, जरा गौर करें, बताएं। वनों एवं वृक्षों से तो 8,7,276 है, 24 पॉइंट में 56 बताया भी आपको। कुल वनावरण पूछा जाए अभी बता के आया मैं, 21.67 है। अगर कुल वृक्षावरण पूछा जाता है 2 पॉइंट में 89 है। अब आप कहें गुरुजी वनावरण वृक्षावरण क्या होता है, ये जब मैंने राजस्थान की क्लास ली थी उसमें डिटेल से चीजें बताई हुई हैं। राजस्थान की जो वनस्पति है प्लेलिस्ट में जाके देखें और उसकी पहली जो क्लास है वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। वनाच्छादित आ गया, वृक्षों से आजादित आ गया, कुल आ गया, टोटल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 डाटा आपको याद रखने, ठीक है। चलें आगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार क्या कह रहे हैं भाई साहब, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार
देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि जो अपनी राष्ट्रीय नीति है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो 1952 में आई थी, उसके अनुसार कितने प्रतिशत पर वनों का विस्तार होना चाहिए। फटाफट से उत्तर दें। पहला ऑप्शन 33%, दूसरा 20%, तीसरा 60% और चौथा 88%। बताएं फटाफट से देखें। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 33%। कितना होगा? 33%। अब सुनिएगा, 33% है। दूसरी बात ये बनेगी कि संशोधित वन नीति कब जारी की गई। प्रश्न क्या बन रहा है? वन नीति तो आपने कह दिया, वन नीति तो आपने बता दिया भाई साहब कब जारी की गई, 1952 में। लेकिन संशोधित वन नीति कब जारी की गई? 1988 में। कब जारी की गई? 1988। और 1988 की संशोधित वन नीति ये कहती है कि 33% तो होना चाहिए, लेकिन जो आपका पर्वतीय भाग, कौन सा भाग है? पर्वतीय जो भाग है, उस पर्वतीय भाग में 60% पे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। और जो आपका मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में 20% भाग पे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। मैदानी क्षेत्र में 20%, पर्वतीय क्षेत्र में 60% और टोटल कुल जो एरिया है देश का उसके 33% पे होने चाहिए। अब अपने भारत में कितना है? अपने भारत में है 24.56। अपने भारत में कितना है? 24.56। यानी होना चाहिए कितना? 33%। अब मैं कहूं है कितना, तो है 24.56। क्या राष्ट्रीय वन नीति जितना चाहती है उतना है? तो आप कहेंगे उतना नहीं है। क्यों नहीं है? इतना होना चाहिए। है कितना? 24.56। चलें आगे चलते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां है? ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि भारतीय जो वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो बताएं फटाफट से। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है, ये कहां पे आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ फटाफट से। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा भोपाल, तीसरा बेंगलोर, चौथा नई दिल्ली। तो इसका सही जो जवाब है वो आप सुन सकते हैं। सही जवाब इसका देहरादून है। सही जवाब क्या है इसका? देहरादून आएगा। याद रखना है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां है? तो आपका जवाब आएगा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में है। कहां पे भाई साहब? देहरादून में। बस इतना याद रखना है। भोपाल में क्या है? तो भोपाल में भी एक विशेष संस्थान है। आप बता सकते हैं कमेंट करके, आपके कमेंट का जवाब रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यानी मैं यूं कह सकता हूं वन प्रबंधन संस्थान कहां है? तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। कहां पे है? भोपाल में। बेंगलुरु में भी होने को इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई खास नहीं है। अपने को इतना याद रखना है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पे? देहरादून में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सामाजिक वानिकी क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं सोशल फॉरेस्ट्री जो है इसकी शुरुआत कब की गई? तो सुनिएगा, इसकी कहानी लंबी चौड़ी है। इसकी शुरुआत कब की गई और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, ये भी साथ साथ कह रहे हैं। तो सुनिए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो की जाती है 1978। गुरुजी, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम होता क्या है? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मतलब आप ये समझिए कि सार्वजनिक और निजी भूमि है, उसके ऊपर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी समाज के सहयोग से जो वानिकी की जाए वो सामाजिक वानिकी। शुरुआत कब की जाती है? 1978 में। कब की जाती है? 1978। कौन सी पंचवर्षीय? तो याद रखेंगे जो आपका छठी पंचवर्षीय योजना थी उसका ये हिस्सा था। कौन सी पंचवर्षीय योजना का? छठी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। क्या कह रहा है पढ़ लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए आप। ये क्या कहना चाह रहा है पढ़ लीजिए। ये कह रहा है सामाजिक वानिकी के तहत सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर
वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है और इस हेतु प्रथम सुझाव 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिया गया। 78 में इसकी शुरुआत हुई, 1980 में छठी पंचवर्ष योजना का हिस्सा बना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? परंपरागत वनों पर दबाव कम करके अनुपयोगी भूमि जो है, परती जो भूमि है, इसका उपयोग करते हुए ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना। और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 3 वर्गों में बांटा। शहरी वानिकी, शहरी वानिकी का मतलब अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है? शहरों के इर्द गिर्द जो भूमि है उसमें पार्क बनाना, हरित पट्टी बनाना, औद्योगिक व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना, उनका प्रबंधन करना, ये शहरी वानिकी है। ग्रामीण वानिकी, गाँव में ऐसा प्रबंधन करना। फॉरम वानिकी का मतलब है किसान जो है उनके खेतों में व्यापारिक महत्व वाले, फॉरम वानिकी का मतलब क्या है? व्यापारिक महत्व वाले क्या करना? पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, इसके लिए वन विभाग किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवा देता है भाई साहब। एक आता कृषि वानिकी, यानी कृषि भूमि पर कृषि फसल और वृक्ष उगाना, वो कृषि वानिकी। ये इस प्रकार से सामाजिक वानिकी 1978 में शुरू हुई। चलिए चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार का वन है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है। बताइए जरा, कौन सा वन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में? उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती, मरुस्थल, आर्द्र पर्णपाती, सदाबहार वन। तो याद रखेंगे, सदाबहार भी नहीं है, मरुस्थल भी नहीं है। अब गुरुजी ये पर्णपाती आ गया। अगर पर्णपाती में दोनों आ जाएं, पर्णपाती या पतझड़ी, तो शुष्क पहले करना है। शुष्क ना मिले तो आप क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, दोनों मिला के पर्णपाती आ जाए तो बल्ले बल्ले। भारत में सबसे ज्यादा कौन से हैं? उष्ण कटिबंध पर्णपाती या पतझड़ी वन। पर्णपाती में कौन सा पर्णपाती? तो आप कहेंगे शुष्क पर्णपाती या पतझड़ी वन भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक वन कौन से हैं? प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है भारत में सर्वाधिक वन कौन से हैं? 4 ऑप्शन है। भारत में सर्वाधिक वन कौन से? सुनियोजित, अवर्गीकृत, संरक्षित और आरक्षित। बताएं जरा कौन से सबसे ज्यादा? देखिएगा, आरक्षित वन कौन से होते हैं? वे वन होते हैं जिनके ऊपर सरकार का पूर्ण प्रतिबंध होता है, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं होती, ना वन कटाई की, ना पशु चराई की। संरक्षित में कुछ छूट होती है और अवर्गीकृत सरकार के नियंत्रण से दूर होते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा है? ये आरक्षित है। लगभग कितने प्रतिशत पे? 5 लाख वर्ग किलोमीटर पे। ये लगभग कितने पे? ये लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर पे। ये लगभग कितने पे? 2 लाख वर्ग किलोमीटर पे। यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन से हैं? तो आप कहेंगे आरक्षित हैं। सबसे ज्यादा कौन से हैं? आरक्षित हैं। अब प्रश्न यूं भी आ सकता है, भाई साहब आरक्षित हैं कहां पे? तो आप याद रखेंगे आरक्षित है मध्य प्रदेश में। कहां पे हैं? मध्य प्रदेश में। संरक्षित कहां पे हैं? ये हिमाचल प्रदेश में। और आपका अवर्गीकृत कहां पे? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अवर्गीकृत कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। संरक्षित कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। और आपका आरक्षित कहां पे? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। तो भारत में सर्वाधिक वन कौन से हैं? तो आपका उत्तर आएगा भारत में सर्वाधिक वन आरक्षित वन। कौन से हैं भाई साहब? आरक्षित हैं। ठीक है, ठीक है। सामाजिक वानिकी आगे कोई नहीं। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? फटाफट बताइए। चिपको आंदोलन का संबंध कौन से राज्य से है? आपको बताना है कि चिपको आंदोलन, आप जानते हैं तो कि भारत के अंदर पेड़ों को बचाएं। पहली बात तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे? तो आप यूं कह सकते हैं इस बात को, ये है पेड़ बचाने से। किससे भाई साहब? पेड़ बचाने से संबंधित। कहां का आंदोलन था? तो आप कह सकते हैं, बताओ उत्तर उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, झारखंड। तो इसका सही उत्तर उत्तराखंड। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की शुरुआत है ये 1972 में हुई। कब हुई?
1972 में। और 1978 में तो इतना ज्यादा बढ़ गया उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में कि लोगों को गिरफ्तारियां देनी पड़ी, गोलियों का सामना करना पड़ा। अब आपको ये बताना है इसमें मुख्य जो व्यक्ति थे वो कौन थे, बताएं फटाफट। पर्यावरणविद थे बहुत बड़े, जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे भाई साहब? उत्तराखंड याद रखेंगे, 1972 याद रखेंगे, और एक व्यक्ति का नाम याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम याद रखना है? सुंदरलाल बहुगुणा। अब आप मुझे बताएं अपिक्को आंदोलन का संबंध कहां से? अपिक्को, चिपको उत्तराखंड में, अपिक्को कहां पे? फटाफट कमेंट कीजिए। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था बनाने के लिए, कत्था जो बनता है पान वगैरह में लगता है, ये कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी? तो आप कहेंगे साल, बबूल, खेर, देवदार। तो खेर जो वृक्ष है, इस खेर की लकड़ी का उपयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है। खेर की लकड़ी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कत्था बनाने के लिए। किसका उपयोग? खेर का उपयोग। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे खेर की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। खेर के गूंद का उपयोग किया जाता है। खेर का गूंद इकट्ठा करता है कौन सी जाति? कत्थोड़ी, उसीलिए तो नाम पड़ा कत्था। ये स्पेशल एमपी वाले क्षेत्र में ज्यादा होता है ना। चलें आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जंगल की आग, जंगल की आग किसे कहा जाता है? बताएं। जंगल की आग कहते हैं, किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। कौन से पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? फटाफट से बताइए भाई साहब, किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? और ये यूपी और झारखंड का राजकीय पुष्प भी है भाई साहब, सभी आएंगे इसमें। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ढाक या पलास, ये सारे एक के नाम। जंगल की आग ढाक को भी कहते हैं, ढाक का ही दूसरा नाम पलास है, और इसी का तीसरा नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा याद रखेंगे। और ये कहाँ का राजकीय वृक्ष है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का और झारखंड का। उत्तर प्रदेश एवं झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे आपका ढाक या पलास। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अगला है सागवान वनों की, सागवान वनों की अधिकता किस राज्य में? सागवान को भाई साहब टीक भी कहते हैं, टीक। प्रश्न आ सकता है कि टीक वनों की अधिकता कौन से राज्य में? फटाफट से बताइए, सागवान के वनों की अधिकता किस राज्य में है, या टीक वनों की अधिकता कौन से राज्य में है? तो आपका उत्तर आएगा टीक वनों की जो अधिकता है वो कौन से राज्य में? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। कौन से में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। कौन सा वृक्ष है ये समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? यानी हिमालयी क्षेत्र की वनस्पति इनमें से कौन सी है? ये आपको बताना भाई साहब कि इनमें से हिमालयी क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। ऊंचाई पे तो हिमालयी क्षेत्र में ही है, तो बताएं, देखिए फटाफट से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं फटाफट बताएं। तो इनमें जो देवदार है ना वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे पाया जाता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कौन सा पाया जाता है? देवदार। कौन सा? देवदार। अगला प्रश्न है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहां उच्चतम होती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहां उच्चतम होती है? बताएं फटाफट से। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता ये भी देखेंगे, जिसे अपन कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहां उच्च होती है? यानी अपन यूं कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता होती है। अब सकल उत्पादकता है वो तो अलग है कि पेड़ पौधे कितनी एनर्जी है वो आपका बनाते हैं, कितनी उत्पादकता है उनकी, लेकिन उसमें से अगर शोषण को निकाल दें अपन कि शोषण में कितनी खर्च हो जाती है, तो शुद्ध बचती है, नेट बचती है, पूरी नहीं नेट बचती है। और वो सबसे ज्यादा कौन से वनों में होती है? उष्ण कटिबंध वनों में। यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां होती है? उष्ण कटिबंध वन में। और ये जो अधीनस्थ चयन बोर्ड है ना, ये से प्रश्न पूछ सकता है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वनस्पति को वेलांचली वन कहा जाता है? यानी ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसे वेलांचली कहते हैं? वेलांचली, वेलांचली का मतलब ऐसे होता है तट के सहारे सहारे।
वेलांचली का वैसे मतलब क्या होता है भाई साहब, तट के सहारे सहारे होता है। तो याद रखेंगे आप, कौन सी वनस्पति को वेलांचली कहते हैं? ज्वारीय वन बिल्कुल सही है, अनूपवन सही है, दलदल वन सही है, उपरोक्त सभी आएगा। अब जरा गौर करना, ज्वारीय वन भी उसी को कहते हैं, वेलांचली भी उसी को कहते हैं, अनूप भी उसी को कहते हैं, और मैंग्रोव वन भी उसी को ही कहते हैं। मैंग्रोव वन ये भी एक ही नाम है, ठीक है ना। दलदली वन भी इसे ही कहते हैं, कच्छ वनस्पति भी इसे ही कहते हैं, सुंदर वन वाली वनस्पति भी इसे ही कहते हैं, डेल्टाई वन भी इसे ही कहते हैं। अब ये वन क्या करते हैं, याद रखेंगे, प्रश्न यूं बन सकता है कि तट रेखा को स्थिर रखने का काम कौन सी वनस्पति करती है? कौन सी रेखा को, तट रेखा को स्थिर करने का काम कौन सी वनस्पति? तो ज्वारीय, अनूप, दलदल, मैंग्रोव, वेलांचली वन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलूंगा मैं। ले लिया, शाबाश। अब जरा गौर करना, ये कह रहा है कि वेलांचली जो वन है इनकी और क्या विशेषता है? इनको कहते हैं रूट ऑफ सी, रूट ऑफ सी, यानी सागर की जड़ें ही मान लो। इनकी जो जड़ें हैं वो पानी वाले दलदली क्षेत्र जो तटीय है उसके अंदर फंसी रहती है, और उस पानी की जो लहरें आती उन लहरों से तटीय भाग की रक्षा करती हैं। रूट ऑफ सी इन्हें कहा जाता है। और ये जो वन है ये आपका भारत में कई जगह देखे जा सकते हैं। कई जगह का मतलब गुरुजी कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं? तो देखिएगा, अपन एक मैप बनाते हैं ना, मैप बना के थे, आगे लो में स्लाइड में मिल जाएगा। ये रहा, गुजरात में मैंग्रोव क्षेत्र है। उसके अलावा आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मैंग्रोव क्षेत्र है, गोवा में है, कावेरी में है, कृष्णा गोदावरी का, महानदी का, सुंदरवन का और अंडमान निकोबार का। प्रश्न आ सकता है कि 2019 की वनगणना में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई? गुजरात में। सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई कच्छ वनस्पति की? गुजरात के अंदर। कहां हुई भाई साहब? गुजरात में। याद रखना है ये बात, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में रामसर क्षेत्रों की संख्या कितनी है? रामसर क्षेत्र क्या है यूं समझिए पहले तो कि रामसर ये बीमारी क्या है। आपको इतना ही याद रखना है साथियों कि ईरान का एक शहर, ईरान में एक शहर था, शहर का नाम क्या? रामसर। वहां पे विश्व के लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि विश्व में जितनी भी नम भूमियां हैं, जितनी भी वेटलैंड हैं, इनका हमें क्या करना है? संरक्षण करना है। और इनका संरक्षण करने के लिए एक समझौते पे, एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए जाते हैं, और उसी हस्ताक्षर में उसी नाम के आधार पर इन क्षेत्रों को रामसर क्षेत्र कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर क्षेत्र हैं? एक तो कल परसों ही अपडेट हुआ है, वो तो हो सकता है पेपर में नहीं भी आए आपके, लेकिन उसके अलावा वो तो आ सकता है ना। वर्तमान में भारत में रामसर क्षेत्र कितने भाई साहब? 42 हैं। अब आप कहें गुरुजी हमने 26 पढ़े, 27 पढ़े, 30 पढ़े, 35 पढ़े, ये बिल्कुल अपडेट डाटा है, 2-3 दिन पहले की न्यूज तक है। आप कहें गुरुजी आप न्यूज का क्या बताते हैं, ऐसे हमें क्या पता चले? सुनिए, प्रश्न का सॉल्यूशन भी अपने पास है, देखिएगा। सॉल्यूशन इस प्रकार से, ये जो आप न्यूज देख रहे हैं पत्रिका की न्यूज है, और जहां तक परसों की न्यूज है कि तसोकार जो झील है, ये तसोकार झील क्या है? ये तसोकार झील भारत की रामसर सूची में शामिल नहीं है। लद्दाख की तसोकार झील को अंतरराष्ट्रीय रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश में रामसर क्षेत्रों की संख्या 42 होगी, और ये लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में बेहद ऊंचाई के जल क्षेत्र परिसर को अंतरराष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है। कौन सी झील? तसोकार। बस इतना याद रखना है। रामसर क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब 42 होगी। कितनी होगी भाई साहब? 42। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। रामसर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? 1971 में ईरान के रामसर से। 1971 के सम्मेलन के अंतर्गत जो संरक्षण हेतु प्रावधान किए गए, भारत कब शामिल हुआ? 1982 में। वर्तमान में ये 37 को काट के 42 करना आपको, और प्रत्येक वर्ष कितनी फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 2 फरवरी को। कितनी फरवरी को? 2। भारत में टोटल कितनी होगी? 42 होगी। टोटल वेटलैंड भारत में कितनी है?
तो आपका उत्तर आएगा टोटल वेटलैंड भारत में 42 है। सबसे ज्यादा यूपी वाले क्षेत्र में है, ऊपरी गंगा है, नवाबगंज, पार्वती, समन, समसपुर, शांडी, आपका सरसई, बहुत सारे नए नए यहीं पे हैं, ठीक है। बाकी वेटलैंड का अलग से मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अगला है किस पेड़ को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है ना। अच्छा प्रश्न, क्यों कहते हैं वो भी करेंगे चर्चा, लेकिन कौन से पेड़ को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है, फटाफट बताइए। इसका उत्तर आप देंगे, कौन सा पेड़ है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जा सकता है, बताएं जरा। यूकेलिप्टस, सोलास, देवदार, कोई नहीं। यूकेलिप्टस जो है ये अपन सफेदा कहते हैं ना जिसे, यही वृक्ष है। और ये जो सफेदा है इसी को आतंकवादी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी का अवशोषण सबसे ज्यादा करता है। पानी का सबसे ज्यादा अवशोषण अगर कोई करता है, यही करता है वाष्पोत्सर्जन कर देता है, फिर पानी लेता है, फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर पानी लेता है, फिर वाष्पोत्सर्जन, इसलिए इसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है, ठीक है। चलें आगे। अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, फटाफट बताइए। 11, 2020, 2012, कोई नहीं। 2011, 2020, 2012, कोई नहीं। इसका सही जवाब 2011। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी, ये कहां पे भाई साहब बताइए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी कहां पे है, फटाफट बताइए। ये है नागपुर में। कहां पे? नागपुर। प्रश्न आएगा, बहुत बार आ चुका। नीरी कहां पे? नागपुर में। लास्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है। भारत में आर्द्र भूमियां अभी आपको बताया कितनी हैं, तो आप कहेंगे 42 हैं। कितनी है भाई साहब? 42। सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी आएगा सुंदरवन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में। केवलादेव, सांबर, ये दोनों कहां की आर्द्र भूमि है? राजस्थान की है। राजस्थान की पहली कौन सी? केवलादेव, दूसरी सांबर भूमि। कब घोषित किया गया ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के 20 प्रश्न ये रहे। कैसे लगे आपको? अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका मन है, अगर आप लाइक करना चाहें लाइक करें, शेयर करें, पहली बार चैनल पे विजिट करें, सब्सक्राइब करें। हमारी मुहिम है सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें और सब बढ़ें। इसी मुहिम के साथ अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना जीके बाई विजेंद्र सिंह नेवरी, नहीं जीके बाई नेवरी सर। क्या सर्च करना है? जीके बाई नेवरी सर। और जैसे ही आप जीके बाई नेवरी सर सर्च करेंगे वहां आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस पर ज्वाइन करें और पीडीएफ वगैरह अन्य सूचनाएं प्राप्त करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू।